सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। आप सभी कैसे हैं? जाहिर सी बात है कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी तक आप लोग तो मेरी स्टोरी सुनने के आदी हो ही गए होंगे। लगभग कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिनके कमेंट मुझे डेली ही मिलते हैं और आप लोगों के कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक राजकुमार की कहानी और राजकुमारी की कहानी। इसमें लीड रोल में है ना राजकुमारी जी हैं कि किस्मत किस तरह से बदलती है। राजकुमारी का ये मानना रहता है कि किस्मत है ना, किस्मत मैन होती है, ना कि कोई पर्सन मैन होता है। मतलब माता पिता पति पुत्र ये नहीं होती, जो होता है सब किस्मत होती है। तो हम देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। वीरभद्र नाम का साम्राज्य था। वहाँ के राजा थे वीरेंद्र। उनकी एक रानी थी और दो राजकुमारियाँ थीं। एक रानी इसलिए कहना है कि पहले है ना बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, लेकिन राजा वीरभद्र के यहाँ केवल एक ही रानी थी। उनकी दो राजकुमारी थी, दोनों ही बड़ी सुंदर थीं, सुशील थी, गुणवती थीं। और राजा को है ना अपनी छोटी राजकुमारी मृणालिनी से बहुत ज़्यादा स्नेह था, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन पता नहीं क्या राजा को क्या सूझी कि राजा ने पूरा राज दरबार लगा हुआ था और राजा ने अपनी बड़ी लड़की से पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत क्या है, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो बड़ी लड़की प्रियंवदा बोली कि पिताजी आप मेरे लिए संपूर्ण आकाश हैं, यदि आप नहीं हैं तो मेरा अस्तित्व भी नहीं के बराबर है। आपकी सुरक्षा में मैं संरक्षित हूँ, मेरा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, मतलब कि मेरा भविष्य सुरक्षित है और मैं आपका ही दिया खाती हूँ। तो आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आकाश की तरह हैं। जिस तरह के धरती के लिए आकाश होता है उसी तरह से आप मेरा संपूर्ण आकाश आप ही हैं। राजा बड़ा खुश हुआ और चेहरे पर बड़ी विजयी मुस्कान राजा के चेहरे पर आई। राजा ने छोटी बेटी से पूछा, मृणालिनी बेटा तुम बताओ तुम्हारी नज़र में मैं क्या हूँ, क्या अहमियत है मेरी। छोटी राजकुमारी बड़ी बुद्धिमान थी, पिता को असीम प्यार करती थी, मतलब अत्यधिक, अगर माँ से ज़्यादा प्यार करती थी, किसी को प्यार करती थी ना, वो तो अपने पिताजी को ही करती थी। तो उसने कहा पिताजी आप मेरे लिए नमक के बगैर हैं, नमक के जैसे हैं, सॉरी नमक के जैसे हैं, और आपके बगैर तो मैं सोच ही नहीं सकती। जिस तरह से खाने में नमक ना हो तो काम नहीं चलता, उसी तरह से मेरी ज़िंदगी में यदि आप ना हो तो मेरी ज़िंदगी रसहीन हो जाएगी। राजा का चेहरा जो है देखने लायक था, क्रोध से तमतमा गया, अंगारे उगलने लगी आंखें। बोले क्या कह रही हो, मेरी अहमियत केवल तुच्छ नमक के जैसी है। नमक तो ऐसा है जिसे हर सब्जी में डाल दिया जाता है और अपने हिसाब से लोग डाल देते हैं, नमक की जैसी वैल्यू बनाई है मेरी। राजा बड़ा नाराज हुआ। लड़की ने अब समझ गई थी वो मृणालिनी कि ये पिताजी गुस्से में आ गए हैं, अब मैं कोई भी तर्क दूंगी इनको तो इनको समझ में नहीं आएगा। राजा उस बात को नहीं समझ पाए कि नमक की क्या अहमियत हो। राजा को लगा नमक तो तुच्छ होता है, जो सबसे सब्जियों में जो सबसे गौण चीज़ है वो है नमक राजा के हिसाब से। तो और कहानी के अंत में आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि नमक की अहमियत क्या है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दूँगी मैं। फिर राजा ने उसको कहा कि इसी वक्त मेरे राज्य से अलग हो जाओ, चले जाओ, मेरे राज्य में नहीं दिख जाना कल से। राजकुमारी दुखी हो गई, उसने अपने एक गई अंदर, उसने अपने एक धोती ली और उसमें अपनी सामग्री रखी, थोड़ा सा रखा, माँ का एक अंगूठी वंगूठी थोड़ा बहुत सामान रखा उसने और पोटली बांध के चली। उसमें कुछ भी नहीं रखा उसने, क्योंकि वो भी दिखा देना चाहती थी कि किस्मत ही कुछ और होती है। तो क्योंकि उसने पहले बोल दिया था कि मैं किस्मत को मानती हूँ, तो उसने कहा पिताजी अगर मेरी किस्मत में होगा तो हम फिर से मुलाकात होगी हमारी। बोले मेरे बगैर तुम जी भी नहीं सकती हो, तुम इस महल से बाहर कदम रख रही हो, लौट कर मत आना, मेरे बगैर तुम्हारे जीवन की कल्पना भी इस महल के बाहर नहीं हो सकती। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा, एक नज़र पिताजी पर डाली और एक मीठी सी मुस्कान के साथ राजकुमारी बाहर निकल आई महल से।
वो धीरे धीरे जंगल, नदी, पर्वत, पठार पार करती हुई अब राजकुमारी ने ये देखा कि मेरे तो वस्त्र तो जो है ना मेरे राजसी वस्त्र हैं, श्रृंगार मेरा राजसी है, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मुझे लूट लेंगे लोग, अगर मैं किसी से काम मांगने जाऊंगी तो मुझे कोई काम भी नहीं देगा। तो राजकुमारी ने ये चाल चली कि कुमारी उस भिखारिन के पास गई और कहा कि आप है ना मुझे ये अपने कपड़े दे दो गंदे से मैले से, और मैं आपको कुछ दे दूंगी इसके बदले। तो भिखारिन ने कहा क्या दोगी? तो राजकुमारी ने उस पोटली में से दिखाया, एक पायल को दिखाया कि ये पायल मैं आपको दे दूंगी। भिखारिन खुश हो गई, बोले ये फटे कपड़ों के बदले में तुम ये दोगी मुझे? बोले इससे तुम कई अच्छे कपड़े खरीद लेना। राजकुमारी ने एक पायल देकर और उससे अपने कपड़े खरीद लिए उसके, और राजकुमारी ने गई एकांत स्थान पर, उन अपने कपड़ों की पोटली बनाई जो राजसी कपड़े थे, सारा श्रृंगार उतारा, और राजकुमारी का जो चेहरे की आभा थी ना और जो कांति थी ना उनकी देह की, वो हजारों करोड़ों को कामदेवों को मात देती थी, है ना। हजारों रति उसके ऊपर कुर्बान थी, इतनी सुंदर थी वो, उसकी कांति सोने की जैसे उसका शरीर धमकता था। राजकुमारी ने ज़मीन से धूल मिट्टी उठाई और अपने गालों पर, हाथों पर जितना शरीर उसका दिख रहा था, जितना दिख रहा था कपड़ों से बाहर, उतने पे उसने सबने वो मिट्टी लगा ली। अब राजकुमारी के कपड़े जो थे वो मैले कुचैले थे, बदबूदार थे, और चेहरा भी बिल्कुल पहचानने लायक नहीं था। वो जहाँ भी जाती तो वो कपड़े बदबू मारते तो लोग भग जाते कि ये क्या है, ये बदबूदार, ये कहाँ से आ गई। तो फिर धीरे धीरे करके राजकुमारी अपने आप को बचाती करती, कभी मंदिरों में रुकी, कभी किसी पेड़ के नीचे रुकी, कभी किसी सराय में रुकी, कभी किसी घर के पीछे रुकी, और ऐसे करते करते राजकुमारी दूसरे साम्राज्य में, दूसरे राज्य में प्रवेश कर गई। वो राज्य था नीलाभ, नीलाभ राज्य था। वहाँ जाकर उसने कहा क्या करूँ, शहरों में जाऊँ तो शहरों में तो मुझे भगा देंगे लोग, क्योंकि उसने दशा कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ ली थी। तो उसने कहा ऐसा करती हूँ, पहाड़ की तरफ जाती हूँ। तो पहाड़ की तलहटी में गई तो उधर ज़्यादा कुछ नहीं थे, एक मकान बना हुआ था। हाँ, एक मकान बना था, उसमें एक किसान और छोटा सा किसान, मतलब जो चरवाहा टाइप का रहता था, वो रहता था, और उसकी पत्नी रहती थी, और उसके पास बहुत सारी भैंसें वैसे थीं। तो राजकुमारी ने कहा कि हमें काम मिल जाएगा क्या? तो वो उसकी पत्नी थी, कहने लगी अरे कैसी बदबू मार रही है ये लड़की, क्या काम दोगे इसे, कितनी बदसूरत है। तो वो कहने लगा उसका पति कि वो अपने तो जो सार है ना, जो भैंसों का बाड़ा है, गाय भैंसों का तबेला है, वो तो पर्वत के उस पार है, अपन तो इस पार है, ये पहाड़ी चढ़ के उस पार रहेगी तो उधर से थोड़ी तुम्हें बदबू आ जाएगी। काम करने तो मैं, अब मेरे बस की नहीं है कि मैं पहाड़ चढ़कर, रोज़ पहाड़ चढ़कर जाऊं, पहाड़ उतरूं फिर पहाड़ चढ़ूं, तो मेरे पास की नहीं है, अब मेरी उम्र हो चली है। तो बोले ठीक है रह जा। तो बोले क्या दोगी? बोले कुछ नहीं, खाने पीने देते रहना। राजकुमारी को तो बिल्कुल मानो खजाना मिल गया। वो चल दी पहाड़ के उस तरफ, गाय भैंसें, बंधी बकरियां, भेड़ें, ये सब चराती, और अपने हाथ से उपले बनाती, और आटा वो दे ही देता था, वो अपने रोटी बनाती और मौज में बनी रहती। तो एक दिन जब बहुत दिन हो गए तो राजकुमारी को जंगल में वो चरा रही थी, अपनी भेड़ें चरा रही थी, गाय बकरी चरा रही थी, गाय बकरी भैंस भेड़ सारे जानवर चरा रही थी। तो एक दिन राजकुमारी को ये लगा कि ऐसा करूं, मैं अपना असली रूप में तो आऊँ, बहुत दिन हो गए मुझे। तो राजकुमारी ने अपनी पोटली खोली, पास के झरने में गई, स्नान करा, स्नान करके उसकी चेहरे की कांति, उसका शरीर फिर दमकने लगा। स्नान करने के बाद उसने अपने वही कपड़े पहने, कौन से? वही, और खूब उछली, वादियों में, पहाड़ों पर खूब खेली, खूब अटकेलियाँ की, अपने को पानी में नहारा। और वापस जब शाम को आई
तो वापस अपने वही मैले कुचले कपड़ों में घर आ गई। लेकिन उसको एक बकरी एक देखती रहती थी। इसी तरह से वो करने लगी कि जब उसका मन होता, जब ही वो वहाँ जाकर अपने राजसी कपड़े पहनती, अपने आप को महसूस करती कि मैं मृणालिनी हूँ, फिर शाम को वो चेंज हो जाती। एक दिन क्या हुआ, वो जब कपड़े बदल के और नहा रही थी और नहा के घूम रही थी और बढ़िया बिल्कुल अपने में मस्त खोई हुई थी, इधर से उधर उछलती फिर रही थी, तभी वहाँ उस राज्य का, नीलाभ राज्य का राजकुमार वहाँ से निकला। उसने उसे देखा उसने तो वो तो मंत्रमुग्ध, क्योंकि उसने इसके पहले इतना सुंदर किसी को देखा ही नहीं था। बिल्कुल अपलक उसे देखता रहा। जैसे ही राजकुमारी की नज़र उस पर पड़ी, राजकुमारी जल्दी से ओट में आ गई, छिप गई एक बरगद के बड़े से पेड़ में, और उसने अपनी सांस रोक ली। राजकुमार ने उसको बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली वो, वहीं रुकी रही। जब उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि राजकुमार यहाँ से चला गया, तो वो निकली अपने फटे पुराने कपड़े पहने बदबूदार और वहाँ आ गई। अब यहाँ से राजकुमार जब से गया था, राजकुमार का कहीं मन नहीं लग रहा था, वो उसके प्रेम में कैद हो गया था, है ना। बिल्कुल मन नहीं लगे। वहाँ पिताजी कहें तुम्हारा स्वयंवर करेंगे ये वो, लेकिन उसका कहीं मन नहीं लगे। बोले नहीं पिताजी, मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं। तो बोले कि मुझे ना खाना पीना बंद कर दिया, दुबला होने लगा। कई राज्यों की फ़ोटो दिखाई गई, लड़की पसंद ना करे। बोले मुझे पिताजी ये बाबा नहीं करना है, मुझे भोजन चाहिए। तो बोले कि राज रसोइये को बोल देते हैं, कई प्रकार के भोजन तैयार कर देगा, तुम्हें क्या दिक्कत है। बोले नहीं पिताजी, वो अपना साम्राज्य ख़त्म होता है ना, वहाँ पर एक चरवाहा है, वहाँ पर एक लड़की है, उसका भोजन चाहिए मुझे, उसके हाथ का बना भोजन चाहिए। तो अब क्या करें, रानी तो बेटे के प्रेम में खो गई। कहने लगी हाँ ठीक है, क्या बड़ी बात है, हम वो मंगवा देते हैं, उसके हाथ की रोटी खाऊंगा मैं, अगर खाऊंगा तो वो लोग राजा ने दूतों को आज्ञा दी। दूत गए और उस चरवाही से कहा कि क्यों, तुम्हारे यहाँ कोई लड़की रहती है क्या, काम करती है क्या। बोले अरे हाँ रहती तो है, वो बदबूदार वो गंदी सी लड़की वो उस पहाड़ी के उस तरफ रहती है। बोले राजा ने खबर भिजवाई है कि उसके हाथ की बनी रोटियां चाहिए। तो वो उसकी पत्नी कहने लगी किसान की, मैं तो कोई नहीं जाऊं, आप ही चले जाओ, क्योंकि बदबू मारे वो तो ये लोग चले गए और उससे कहा कि भैया तुम्हें रोटी बना के देना है, तो राजकुमार को रोटी दे दो। तो ये बड़ी निपुण थी रोटी बनाने में, क्योंकि जब ये खेलती थी ना तो अपनी माँ की आसपास टहलती रहती थी। इसने रोटी बनाई तो ये नीलाभ को इसने भी देखा हुआ था। तो जब वो आटा गूंद रही थी और रोटी बेल रही थी, तो वो नीलाभ के ख्यालों में ही खोई हुई थी, और उन ख्यालों में खोए हुए उसके हाथ से कब अंगूठी निकल के उसमें गिर गई आटे में, उसे खुद पता नहीं चला। उसने रोटियां बनाई बढ़िया नरम मुलायम सौंधी खुशबू वाली, और कपड़े में लपेट के दे दी। दूध लेके गए, राजकुमार ने रोटी खाई तो रोटी में से वही उसको चिरपरिचित ऐसा एहसास हुआ, जैसे वही उसी लड़की का एहसास राजकुमार को हुआ, क्योंकि प्यार तो है ना, खुशबू से भी पहचान लिया जाता है। फिर राजकुमार ने जैसे ही रोटी खाई, एक ने वाला तोड़ा, दूसरा ने वाला तोड़ा जैसे ही, तो उसे कुछ कठोर सा कुछ लगा। तो बोले ये क्या है कठोर सा। तो बोले अरे ये तो कुछ नहीं है। बोले निकाला तो बोले क्या है, ऐसे कैसे रोटी बनाई है, क्या है कुछ नहीं है, क्या है कुछ नहीं है। तो उसने देखा कि एक बहुत सुंदर अंगूठी थी। उसने अपनी माँ को दिखाई तो माँ ने कहा ये तो कोई राजसी अंगूठी लग रही है, उस भिखारिन के पास कहाँ से आई। लेकिन इसको पूरा विश्वास था कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं हो सकती, जिसका रूप इतना है, इतना सुंदर है, और कोई मजबूरी है जिसके तहत वो ऐसी गंदी बन के रहती है, क्योंकि उसने पता कर लिया था अपने विश्वास सूत्रों से
कि ये गंदी सी लड़की इस चरवाहे के यहाँ रहती है, तो उसने समझ लिया था कि कोई ज़रूर बड़ा कारण है, ये लड़की जो दिखती है वो नहीं है। तो फिर इसने अंगूठी निकाली। फिर इसके स्वयंवर की बात चली, तो इसने एक शर्त रख दी कि जिस लड़की को ये अंगूठी आ जाएगी मैं उस लड़की से विवाह करूँगा। चारों तरफ खबर भिजवा दी कि राजकुमार के पास एक अंगूठी है, जो लड़की को वो अंगूठी बन जाएगी, फिट आ जाएगी, उससे शादी कर दी जाएगी। देश विदेश से बहुत सी राजकुमारियाँ आईं, बहुत सुंदर राजकुमारियाँ आईं, वीरांगनाएँ आईं, सभी आईं, सभी ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो अंगूठी किसी को भी नहीं आई। उसने कह दिया कि मैं इस विवाह नहीं करने वाला। बोले क्यों? बोले सारे, पिताजी कहने लगे बेटा सारे देश की तो ठीक, विदेश की भी लड़कियां, जितनी शादी लायक लड़कियां हैं और जितनी बड़ी भी हैं, वो सभी आ चुकी हैं और इस अंगूठी को आप पहन कर देख चुकी हैं, ये अंगूठी किसी को नहीं आई। राजकुमार कहने लगा पिताजी सब आई हैं, लेकिन वो एक लड़की नहीं आई जो वो अपने चरवाहा के यहाँ वहाँ खेत पर रहती है, वो लड़की अभी भी नहीं आई। फिर खबर भिजवाई गई कि तुमको राजा के यहाँ बुलवाया गया है। मृणालिनी चली राजकुमार के यहाँ। तो जैसे ही वो महल में पहुंची तो वहाँ का वाकया कुछ बिल्कुल अलग था। माहौल वहाँ का एकदम अलग हो गया। राज दरबार लगा हुआ था। जैसे ही मृणालिनी ने अंदर प्रवेश करा, उसके कपड़ों की बदबू से सब लोगों ने नाक पर हाथ रख लिया और धीरे धीरे करके सभी लोग इधर उधर होने लगे और कनखियों से मुस्कुराने लगे कि देखो राजकुमार का दिमाग खराब हो गया, इस बदबू वाली लड़की को बुलाया है। लेकिन राजकुमार था कि अटल था, वो आगे बढ़ा और उससे कहा कि ये लो, इस अंगूठी को पहन के दिखाओ। तो जैसे ही उस लड़की ने अंगूठी को पहना, अंगूठी उसको एकदम फिट आई। तो उसने कहा कि ये अंगूठी तुम्हें फिट आई, और ऐसा लगा जैसे है ना अमावस की रात में एकदम चांद का उजाला हो गया हो, चांद का उजाला हो गया एकदम। वो अंगूठी पहनते ही लड़की का हाथ चमकने लगा। फिर रानी आई, बोले क्यों, ये क्या बात है? तो फिर उसने, मृणालिनी ने पूरी कथा रानी को बताई कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं पास के राज्य की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम मृणालिनी है, मेरे पिता का नाम वीरभद्र है। और पूरी कहानी सुनाने के बाद कहने लगी कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रानी जी, तो आप मेरे लिए नहाने का प्रबंध कर दीजिए, मैं नहा कर आती हूँ। तो रानी की आज्ञा से उसके नहाने की व्यवस्था की गई। और जैसे ही वो नहाकर निकली और जैसे ही वो अपने वो कपड़े थे उसके राजसी कपड़े जो उसकी पोटली में बंधे थे, जैसे ही वो पोटली में से बंधे कपड़े पहनकर निकली, पूरा तैयार होकर निकली, तो हर कोई उसको देखता रह गया। उसके शरीर की खुशबू उसके अंग अंग बहक रहा था और अंग प्रत्यंग से बिल्कुल लावण्य टपक रहा था। उसका यौवन फूट के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सभी को मदहोश कर देगा। राजकुमार तो बिल्कुल खुश हो गए देखकर। अरे बोले हाँ, मुझे पक्का यकीन था कि तुम ही हो। तो चाहने तो राजकुमारी भी लगी थी राजकुमार को। तो बोले कि ठीक है। तो बोले हम अपने लड़के से विवाह करेंगे। तो कहने लगी देखो, मैं अपने पिता को बहुत मानती हूँ और मैं पिता की मर्जी के बगैर विवाह नहीं कर सकती। अगर आपको विवाह करना है तो आप मेरे पिताजी के यहाँ सूचना भिजवाइए, यदि वो आज्ञा देंगे तो मैं आपके लड़के से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पिता की बहुत आज्ञाकारी पुत्री हूँ, उनके आदेश से ही तो मैं हूँ। और मैं अपने आप को छिपाने के लिए कि कोई मुझे लूट ना ले, कोई मेरा फ़ायदा ना उठाए, और कोई मुझे अगर राजकुमारी के भेष में देखता तो कोई भी मुझे काम नहीं देता, तो इसलिए मैंने ये रूप बनाया हुआ था। तो राजा को खबर भिजवाई गई कि आपकी लड़की मृणालिनी का विवाह है पास के देश के राजकुमार नीलाभ के साथ तय हुआ है। राजा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो राज्य जो है ना, इसके राज्य से कई गुना अधिक बड़ा था। और जब से मृणालिनी गई थी ना, तो मृणालिनी कहती थी मैं अपनी किस्मत का ही खाती हूँ पिताजी, आप तो नमक के जैसे ही हैं। तो जब से मृणालिनी गई थी तो राज्य में कई प्रकार की आपदाएं आने लगी थी, इससे राजा टूट भी गए थे कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे ही अपनी बेटी का सुना तो वो पहुँचे वहाँ, और वहाँ का जो वैभव देखा, देखते ही रह गए।
और मृणालिनी के जाने के बाद राजा को ये पता भी चल गया था कि नमक मतलब नमक की अहमियत क्या होती है, क्योंकि रानी ने एक दिन क्या किया था कि रानी ने एक दिन राजा को बिना नमक का खाना दे दिया था। बिना नमक का सारा नमकीन बनाया, नमकीन सब कुछ नमकीन बनाया रानी ने, सब कुछ नमकीन भोजन बनाया, और नमकीन में नमक रानी ने नहीं डाला, यहाँ तक कि रोटी में भी नहीं डाला, सब्जी में, दाल में, भात में, किसी भी सामग्री में उन्होंने नमक का प्रयोग नहीं किया। राजा ने जैसे ही भोजन किया थाली फेंक दी। बोले क्यों? बोले कुछ कम है, ये कैसा खाना बनाया है, बेस्वाद खाना बनाया है, ऐसा कैसे, इतना बेस्वाद खाना कैसे बनाया बेस्वाद। तो रानी ने कहा कि इसमें केवल नमक कम है, बाकी सब्जियों की त्यों डला है जो डलता था। यदि नमक कम होता है तो खाना स्वाद नहीं होता है। नमक थोड़ा सा डलता है लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। राजा को पता तो चल ही गया था ना नमक की अहमियत। तो फिर राजा गए और देखा, अपनी बिटिया को गले से लगाया। बहुत खुश हुए राजा और कहने लगे कि वाकई बिटिया, मुझे नमक का महत्व पता चल गया है कि मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हूँ, और आज तुमने मुझे और भी ज़्यादा खुश कर दिया। आप चाहती तो विवाह कर सकती थी, लेकिन आपने विवाह नहीं किया। राधे राधे।